कल्पना कीजिए हिमाचल प्रदेश के एक दूर दराज गांव की। सूरज ढलते ही पहाड़ों के पीछे छिप जाता है और एक ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जहां मतलब हवा की सरसराहट भी एक आवाज लगती है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी माहौल में जन्मी एक लोक कथा के बारे में है जो पीढ़ियों से वहां सुनाई जाती रही है। और ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। इसमें एक चुड़ैल है जो गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहती है। लेकिन जो बात इसे मतलब दिलचस्प बनाती है वो उसके शिकार करने का तरीका है। हाँ, वो हमला नहीं करती, वो डराती नहीं है, वो कुछ मांगती है। बिल्कुल। और यही बात इस कहानी को बाकियों से एकदम अलग कर देती है। एक अजीब, लगभग मासूम सी लगने वाली मांग जिसके नतीजे खैर बहुत भयानक होते हैं। आज हम सिर्फ ये कहानी सुनाएंगे नहीं बल्कि इसकी परतों को खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में बाल, डर और चतुराई के जो प्रतीक हैं उनके मायने क्या हैं। चलिए इस किस्से की गहराई में उतरते हैं। कहानी की बुनियाद ये है कि ये चुड़ैल सिर्फ कुछ खास लड़कियों को ही निशाना बनाती थी। अविवाहित लड़कियां। हाँ, अविवाहित लड़कियां जिनकी चोटियां बहुत खूबसूरत और लंबी होती थी, और वो भी सिर्फ अमावस की अंधेरी रात में। तो यहाँ पर कहानी एक बहुत ही साफ पैटर्न बना रही है। निशाना खूबसूरती है, खासकर वो खूबसूरती जो मतलब स्त्रीत्व और यौवन से जुड़ी है। अच्छा। सोर्स के मुताबिक चुड़ैल का चेहरा सफेद और भयानक था, पर आंखें बिल्कुल खाली, जैसे कोई गहरा कुआं हो। वो लड़की को रास्ते में रोककर कोई हिंसा नहीं करती, बल्कि एक बहुत ही ठंडी और कांपती हुई आवाज में एक अनुरोध करती थी। वो कहती थी, अपनी चोटी का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दो, मेरी चोटी पूरी नहीं होती। ये मांग ही अपने आप में कितनी अजीब है। बहुत अजीब। आमतौर पर बुरी शक्तियां कुछ छीनती हैं, हमला करती हैं, लेकिन ये तो एक तरह से मदद मांग रही है। सही बात है। और यहीं पर मतलब कहानी का मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। ये मांग पीड़िता को एक झूठे द्वंद्व में फंसा देती है, डर और दया के बीच। एक तरफ एक भयानक शक्ति का खौफ, दूसरी तरफ एक ऐसी हस्ती जो खुद को अधूरा बता रही है, और शायद यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। बिल्कुल, ये शारीरिक हमले से कहीं ज्यादा जटिल है। मतलब ये कि वो पीड़िता को अपनी बर्बादी में एक तरह से भागीदार बना लेती थी। हाँ, एकदम सही। जो लड़की डर कर या दया में आकर अपनी चोटी का एक छोटा सा हिस्सा कैंची से काट कर दे देती, वो उस वक्त तो सुरक्षित घर लौट जाती थी। उसे लगता कि वो बच गई। हाँ, लेकिन असली खौफ तो अगली सुबह शुरू होता था। अगली सुबह जब वो लड़की उठती तो बात ही कि उसकी पूरी चोटी जड़ से गायब हो चुकी है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो सोर्स में बताई गई है वो ये कि सिर पे ना कोई घाव था, न खून का कोई निशान। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, बस चिकनी खाल, जैसे वहां कभी बाल थे ही नहीं। ये घटना को पूरी तरह से अलौकिक बना देता है, क्योंकि इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण हो ही नहीं सकता। सही बात है। और सिलसिला यही नहीं रुकता। छोटी गायब होने के कुछ ही दिनों में वो लड़की मतलब रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ती और मर जाती थी। चलिए यहीं रुककर इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ये निशाना सिर्फ चोटी ही क्यों? इसका क्या महत्व हो सकता है? ये इस कहानी का केंद्रीय प्रतीक है। दुनिया भर के लोक कथाओं में और खासकर भारतीय संस्कृति में बाल, विशेष रूप से एक महिला की लंबी गुथी हुई चोटी, सिर्फ खूबसूरती का प्रतीक नहीं है। ये जीवन शक्ति, ऊर्जा, स्त्रीत्व और पहचान का भी प्रतीक है। इसे एक तरह से जीवन का धागा माना जाता है। अच्छा। तो जब वो चुड़ैल चोटी मांगती है तो वो असल में उस लड़की की जिंदगी, उसकी ऊर्जा और उसका भविष्य मांग रही होती है। और ये जो लड़कियां मर जाती थीं, ये दिखाता है कि चोटी कटने का मतलब सिर्फ बाल खोना नहीं था, बल्कि अपनी पूरी जीवन शक्ति खो देना था। बिल्कुल। तो ये कहानी असल में खूबसूरती पर एक हमले की कहानी है जो शायद ईर्ष्या से पैदा हुई है, या अधूरेपन से। हाँ, आप इसे ईर्ष्या कह सकते हैं या अधूरापन। चुड़ैल की बात कि मेरी चोटी पूरी नहीं होती, शायद इसी अधूरेपन की चीख है। वो उस जीवन शक्ति को पाना चाहती है जो उसके पास नहीं है। और अब कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जो इस पूरे समीकरण को बदल देता है। मीरा। सोर्स बताता है कि मीरा की चोटी गांव में सबसे घनी और खूबसूरत थी, घुटनों तक लंबी। जाहिर है वो चुड़ैल का अगला निशाना बनने वाली थी। एक सर्द रात जब वो अपने मामा के घर से लौट रही थी, उसका सामना उसी चुड़ैल से हो गया। और चुड़ैल ने अपनी ठंडी कांपती आवाज में वही मांग दोहराई, अपनी चोटी का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दे, मेरी चोटी पूरी नहीं होती। मीरा बहुत डर गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन उस खौफ के पल में उसे अपनी दादी की एक सीख याद आई। वो सीख थी,
बुरी शक्तियों से हमेशा चालाकी से पेश आना, ताकत से नहीं। और यहीं से मतलब कहानी का पूरा रुख पलट जाता है। सही बात है। मीरा ने डर पर अपनी बुद्धि को हावी होने दिया। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। ये हमें बताता है कि लोक कथाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो सिखाने के लिए भी होती हैं। हाँ, यहाँ शारीरिक बल या मंत्रों की जगह मानवीय चतुराई को हथियार बनाया गया है। मीरा उस मनोवैज्ञानिक जाल में नहीं फंसी, उसने उस पैटर्न को तोड़ दिया। उसने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हें अपनी चोटी का हिस्सा जरूर दे दूंगी, लेकिन पहले मुझे ये तो दिखाओ कि तुम अपनी चोटी कहाँ रखती हो। क्या बात है। मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें कितना हिस्सा कम है। ये एक शानदार दांव था। बिल्कुल, उसने चुड़ैल को रक्षात्मक स्थिति में डाल दिया। उसने नियम बदल दिए। अब नियंत्रित करने वाली मीरा थी, चुड़ैल नहीं। सोस के मुताबिक चुड़ैल इस अप्रत्याशित सवाल पर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर उसने अपने गले में पहना हुआ एक कंठा निकाला जो हड्डियों से बना था। और उस कंठे पर जो लिपटा था वो बाल नहीं थे, वो सूखे हुए काले धागे थे। ये क्या था? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। वो अधूरी चोटी असल में बालों की थी ही नहीं। तो फिर वो शायद उन लड़कियों की जिंदगियों का प्रतीक थी जिन्हें वो अपना शिकार बना चुकी थी। हर काला धागा शायद एक छीनी हुई जिंदगी का प्रतीक था। मतलब वो बाल नहीं बल्कि जिंदगियां इकट्ठा कर रही थी। हाँ, उसका अधूरापन शायद कभी न मिटने वाली भूख थी। और जैसे ही चुड़ैल ने वो कंठा दिखाया, मीरा समझ गई कि यही उसकी कमजोरी है, यही उसके सारे गुनाहों का सबूत है। उसने एक पल की भी देरी नहीं की, अपने पास रखी एक छोटी सी दियासलाई की डिब्बी निकाली और उस कंठे में आग लगा दी। आग लगते ही जो हुआ वो उस चुड़ैल के अंत की शुरुआत थी। सूखे धागों ने तुरंत आग पकड़ ली और एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो चीख दर्द की थी, हार की थी। चुड़ैल ने कंठा फेंक दिया और तेजी से बरगद के पेड़ की ओर भागी और हवा में गायब हो गई। यहाँ भी एक दिलचस्प बात है। मीरा ने सीधे चुड़ैल पर हमला नहीं किया, उसने उसकी शक्ति के स्रोत पर, उसके प्रतीक पर हमला किया। सही कहा। ये फोकलोर का एक क्लासिक ट्रोप है, जहां नायक सीधे सीधे विलेन से लड़ने की बजाय उसकी शक्ति के स्रोत को नष्ट कर देता है। ये दिखाता है कि बुराई को खत्म करने के लिए उसके प्रतीक को खत्म करना जरूरी है। वो कंठा उसकी शक्ति भी थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। उस घटना के बाद गांव में फिर कभी किसी लड़की की चोटी गायब नहीं हुई, न ही किसी की रहस्यमयी मौत हुई। मीरा की चालाकी ने उस आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो गांव के लिए एक हीरो बन गई। हाँ। लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं होती। लोक कथाएं अक्सर अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाती हैं, जो ये याद दिलाती रहे कि वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं। सही बात है। सोर्स के आखिर में बताया गया है कि आज भी उस गांव के लोग मानते हैं कि अगर कोई अमावस की रात उस बरगद के पेड़ के पास जाए तो उसे दो चीजें महसूस होती हैं। पहली, जलते हुए धागों की एक अजीब सी बदबू, और दूसरी, एक धीमी दर्द भरी फुसफुसाहट जो बार बार एक ही बात कहती है, मेरी चोटी अधूरी रह गई। ये अंत कहानी को सिर्फ एक जीत की कहानी से ज्यादा बना देता है। यह हमें उस बुराई के अधूरेपन पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो ये सिर्फ एक चुड़ैल की कहानी नहीं है। ये हमें क्या सिखाती है? इसका गहरा मतलब क्या है? मेरे ख्याल से इसके कई गहरे मतलब हैं। पहला, ये कहानी हमें प्रतीकों की ताकत के बारे में बताती है। कैसे चोटी जैसी साधारण चीज जीवन, शक्ति और पहचान का प्रतीक बन सकती है। दूसरा, ये मनोवैज्ञानिक भय के बारे में है। सबसे बड़ा डर वो नहीं जो हमला करता है, बल्कि वो है जो आपको अपनी तबाही में भागीदार बना ले। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक मीरा से मिलता है। ये कहानी बताती है कि सबसे अंधेरे और डरावने पलों में भी डर पर काबू पाने का सबसे बड़ा हथियार इंसान की अपनी बुद्धि और साहस है। और ये भी कि कभी-कभी परंपराओं और पुरानी कहानियों में छिपी सीख, जैसे मीरा की दादी की सलाह, आज भी उतनी प्रासंगिक हो सकती है। बिल्कुल, ये लोक कथाएं एक तरह से सांस्कृतिक डीएनए की तरह होती हैं, जो पीढ़ियों को जीवन के सबक सिखाती हैं, साहस, चतुराई और बुराई की प्रकृति के बारे में। ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है। क्या वो अधूरी चोटी सिर्फ बालों की थी, या वो किसी गहरी मानवीय भावना जैसे ईर्ष्या, पश्चाताप या किसी अधूरे सपने का प्रतीक थी? अच्छा, शायद वो चुड़ैल भी कभी एक इंसान थी जिसकी कोई कहानी अधूरी रह गई, और वही अधूरापन मरने के बाद एक ऐसा भयानक रूप ले चुका